नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के हिंदी मीडियम में भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक जो चैप्टर नंबर 6 का है, जिसका नाम है विभवमापी। पिछले टॉपिक में अपन ने अध्ययन किया था वो था मीटर ब्रिज का, और मीटर ब्रिज वास्तव में व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक युक्ति है। और मीटर ब्रिज से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि वह व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। और व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत में 4 प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन होता है, और 4 प्रतिरोधों में कोई 3 प्रतिरोधों के मान हमें ज्ञात होते हैं और चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। उसमें हमने एक कंडीशन सीखी है कि अगर चारों प्रतिरोध संतुलन की स्थिति में हो, बैलेंस कंडीशन में हो, अर्थात P/Q = R/S हो, तो S का मान यानी जो अननोन रेजिस्टेंस S है उसका मान हम डिटरमाइन कर सकते थे, जो था Q/P × R, जो हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया था। आज का अपना जो टॉपिक है ये है विभवमापी, यानी एक ऐसी युक्ति जो विभव को परिशुद्धता से मापती है। हम ये भी कह सकते हैं कि विभव तो वोल्टमीटर भी मापता है, परंतु वोल्टमीटर में मापी गई जो वैल्यू है वो त्रुटि पूर्ण होती है, या इसमें त्रुटि होती है। त्रुटि रहित अगर कोई वैल्यू मापनी हो तो हम विभवमापी का सहारा लेंगे। तो विभवमापी एक प्रकार से आदर्श युक्ति है, और विभवमापी आदर्श वोल्टमीटर की तरह ही व्यवहार करती है। ये भी हम थोड़ी बातें सीखेंगे। तो विभवमापी है क्या, पहली बात तो ये, तो हमारा ये टॉपिक जो है थ्योरेटिकली बात है सारी इसमें कि विभवमापी के बारे में किस प्रकार के हम कंसेप्ट सीखें, और उसके बाद विभवमापी पोटेंशियोमीटर यानी कि एक ऐसी युक्ति जिससे विभव का मापन परिशुद्धता से किया जाता है, विभवमापी कहलाता है। हम इसमें लिख सकते हैं कि विभवमापी शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। शून्य विक्षेप पर, इंपॉर्टेंट बात है ये व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। ये एक ऐसी डिवाइस है जो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करती है, अर्थात इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति आती है, और वही इसका सिद्धांत है। हम ये कह सकते हैं कि यदि एक वोल्टमीटर में धारा प्रवाहित की जाए, या फिर वोल्टमीटर से विभव का मापन किया जाए, तो यह त्रुटिपूर्ण मापन होता है। त्रुटिपूर्ण मापन होता है। इसे त्रुटि रहित मापन के लिए विभवमापी का उपयोग किया जाता है। अब आ जाता है इसी में एक लाइन जो संरचना से पहले अपने को सीखनी पड़ेगी कि वोल्टमीटर और विभवमापी की तुलना
वोल्टमीटर और विभव मापी की तुलना, ये कंपैरिजन अपने को करना पड़ेगा। हम ये बात मानते हैं कि वोल्टमीटर जो है अगर आप किसी परिपथ पे लगाते हो तो पहली बात तो वो उसके समांतर क्रम में लगेगा। मान लो मुझे इस रेजिस्टेंस R पर विभव का मापन ज्ञात करना है, यानी विभव पतन का मान ज्ञात करना है, तो मैं इस प्रतिरोध R के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर लगा दूंगा और स्रोत से जो धारा आएगी I, उस धारा से इस प्रतिरोध पर कितना विभव का पतन होता है वो इस वोल्टमीटर से हम मेजर करेंगे। तो वास्तव में होता क्या है, स्रोत से जो जाने वाली धारा है उसका कुछ भाग या कुछ अंश इस वोल्टमीटर में चला जाता है। मान लेते हैं I1 वोल्टेज है या I1 धारा है, वो इस वोल्टमीटर में चली जाती है, तो बाकी बची हुई धारा कितनी जाएगी, I-I1 जो है वो इस प्रतिरोध में चली जाएगी। इसका मतलब इस प्रतिरोध पर जो विभव का पतन होगा वो I-I1 धारा से ही होगा, अर्थात जितना स्रोत से हमें धारा मिल रही थी वो वास्तविक रूप से सारी की सारी धारा इस प्रतिरोध R में से नहीं गुजरती, और जिसके कारण वास्तविक विभवांतर को ये वोल्टमीटर नहीं पढ़ पाता। अतः इस त्रुटि को दूर करने के लिए हमें चाहिए एक अनंत प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर। कौन सा प्रतिरोध, एक आदर्श वोल्टमीटर चाहिए। तो एक लाइन फिर आ जाती है इसमें, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखती रहेगी कि अधिकतर क्या क्या बातें लिखनी चाहिए नोट्स के रूप में। पर एक आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध का मान, अब प्रतिरोध कौन सा है वो समझने वाली बात है। चैप्टर नंबर 7 में हम सीखेंगे कि वोल्टमीटर एक गैल्वेनोमीटर से बनने वाली युक्ति है, और गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है, कुंडली, और उस कुंडली का जो प्रतिरोध है उसके श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध लगाते हैं RH। अगर यह हाई रेजिस्टेंस का मान अनंत हो जाए तो वो वोल्टमीटर अनंत प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर बनता है, जिसे हम आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। क्योंकि ऐसा वोल्टमीटर बनाना संभव ही नहीं है, अतः अनंत प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर संभव नहीं है बनाना, तो हम कह सकते हैं कि जो भी वोल्टमीटर हमें मिलता है सामान्यतः वो त्रुटिपूर्ण रीडिंग को मैच या कैच करता है या रीड करता है उसको। तो हम कह सकते हैं, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एक नंबर में कि आदर्श वोल्टमीटर के लिए उसका प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, किसका प्रतिरोध, वोल्टमीटर का। ये मत समझना कि बाहर से लगाया गया वो अनंत हो, नहीं, वोल्टमीटर का खुद का प्रतिरोध इनफाइनाइट होना चाहिए, और वोल्टमीटर खुद अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है तो वो आदर्श वोल्टमीटर कहलाता है। उसके द्वारा पढ़ी गई रीडिंग सारी की सारी एक्यूरेट होती है। पर ऐसा वोल्टमीटर बनाना असंभव है, क्योंकि अगर अनंत प्रतिरोध का बनाएंगे तो सर्किट को ब्रेक करना पड़ेगा, और जैसे सर्किट ब्रेक होते ही करंट फ्लो नहीं होगा उसमें। ये कुछ कंडीशंस हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। तो आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध का मान अनंत होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अतः विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करता है। तो ये तो हो गया इसमें कंपैरिजन। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसकी संरचना, विभव मापी की संरचना कैसी है। संरचना या बनावट, कंस्ट्रक्शन। बनावट कैसी है, इसमें 10 मीटर का एक लंबा समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला तार होता है। पहली लाइन, इसमें 10 मीटर लंबा, कौन कौन सी धातुएं वो भी हम लिख सकते हैं। मैग्नीन का हो सकता है,
यूरेका का हो सकता है, कंस्टेनन का हो सकता है। कंस्टेनन 10 मीटर लंबा मैग्नीन, यूरेका या कंस्टेनन का एक समान अनुप्रस्थ काट वाला तार होता है जो लकड़ी के आयताकार तख्ते, लकड़ी के आयताकार तख्ते पर दो बिंदुओं के मध्य कसा रहता है। तख्ते पर दो बिंदुओं के मध्य कसा रहता है। कंस्ट्रक्शन तो इसकी इतनी है बस, फिर तो आ जाएगी कार्य प्रणाली। अब इसमें भी ये देखा जाता है, इसमें मैग्नीन या फिर यूरेका या कंस्टेनन, ये जो मटेरियल लिया जाता है ये क्यों लिया जाता है, मेन बात ये। कहते भाई इसमें कॉपर वाला वायर क्यों नहीं लिया काम में, या अन्य मेटल्स का काम में क्यों नहीं लिया। तो इसका रीजन ये है कि ये जो मेटल्स है या ये जो मटेरियल है इनका प्रतिरोध तो अधिक होता है, परंतु इनका ताप गुणांक जो है वो कम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो आसानी से इनका प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं आता, यानी अल्फा का मान इसमें थोड़ा हाई रहता है, ये न्यून रहता है, और रेजिस्टेंस इनका हेवी रहता है। तो इसमें मैग्नीन या यूरेका या कंस्टेनन के तार का उपयोग इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनके प्रतिरोध अधिक व ताप गुणांक न्यून होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत अगर पोटेंशियल देने से या वोल्टेज बढ़ भी जाए तो जल्दी से इनके तारों का प्रतिरोध चेंज नहीं होता। तो हमारे पास ये है वो विभव मापी। एक लाइन इसमें और भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एक स्केल भी लगी रहती है। तो इस तार में संतुलन लंबाई मापने के लिए इसमें एक मीटर स्केल या मीटर पैमाना भी लगा रहता है। चूंकि इसमें 10 वायर है, देखो प्रत्येक वायर की लंबाई जो है वो 1 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर इसकी लंबाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वायर्स, इसका मतलब 10 मीटर। तो हमने इसको देख के ही कह दिया कि लकड़ी का आयताकार बोर्ड है, तख्ता है, उसके ऊपर 10 मीटर लंबा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मैग्नीन या यूरेका का तार लगा रहता है। और ये मैग्नीन और यूरेका का इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध तो हेवी होता है, ज़्यादा होता है, और ताप गुणांक जो है वो कम होता है। ताप गुणांक का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, एल्फा से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ताप गुणांक कम है तो इसका प्रतिरोध आसानी से बदलता नहीं है। ताप गुणांक अधिक होने का मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका प्रतिरोध बदल जाना। क्योंकि इसका थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाए विभवांतर देने से, बैटरी के विद्युत वाहक बल देने से, तो इसके प्रतिरोध में ज़्यादा अंतर नहीं आए, इसलिए ये हम तार काम में लेते हैं। एक लाइन और लिख दो इसमें बनावट में, फिर हम बात करेंगे इसके कार्य विधि की। बनावट कैसी है देखो, इसमें संतुलन लंबाई ज्ञात करने के लिए, संतुलन लंबाई ज्ञात करने के लिए 1 मीटर का पैमाना भी लगा रहता है। अब अपन बात करते हैं इसकी कार्य विधि की।
देखते हैं कार्यविधि किस प्रकार इसकी आती है। डायग्राम भी अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये इसका डायग्राम, ये दो बिंदु ए और बी, इनके बीच में ये वायर 1 मीटर, फिर इधर आके वापस ये 2 मीटर, इस प्रकार 100 ओन, ये 10 मीटर लंबा वायर है। 10 लाइनें नए भी खींचो तो चलेगा। मैंने ये 4-5 लाइनें खींच के इसको 10 मीटर में शो कर दिया। ये 10 मीटर लंबा वायर, इसके पास में एक पैमाना लगा हुआ है, लिख दो भाई ये पैमाना है। ये स्केल लगी है इसमें, ये ए पॉइंट इसका, ये बी पॉइंट, ये इसकी स्केल 1 मीटर लंबी पूरी। बस सर्किट तो इसका ऐसा ही रहेगा। अब हम बैटरियां वगैरह कैसे जोड़ेंगे वो आगे की बात है। बस तार लपेटा हुआ है, एक प्रकार से यूं समझो 10 मीटर लंबा वायर है, और ये 10 मीटर लंबा इसलिए लेते हैं कि इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाए, सेंसिटिविटी बढ़ जाए। बैटरी से जितना भी वोल्टेज देंगे तो सारा का सारा इस तार पे फैल जाए, और तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसके प्रति एकांक लंबाई में विभव का मान उतना ही कम होगा। अगर मान लो 1 मीटर वायर है, उसमें आपने 1 वोल्टेज दिया, 1 मीटर लंबाई में 1 वोल्ट दिया, तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 0.01 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर में इतना वोल्टेज आ गया। वहीं अगर मैं 10 मीटर की बात करूं, 10 मीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.001 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। अब इस सुग्राह्यता का मतलब एकांक लंबाई में विभव का मान। और दूसरी बात, सुग्राह्यता का मतलब होता है कि अगर थोड़ा सा वोल्टेज दें उसको भी रीड कर ले। मतलब अगर इसमें 0.001 वोल्टेज भी अगर आप दोगे तो भी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये कंडीशन कहलाती है सेंसिटिविटी या सुग्राह्यता। आगे अपन चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बाद। संरचना के बाद अपने पास आ जाएगा कार्यविधि। कार्यविधि लिखते हैं, देखते हैं कार्यविधि किस प्रकार की है, हम कैसे इसको कॉन्क्लूड करते हैं। सर्किट बनेंगे इसमें। तो कार्यविधि या फिर इसका सिद्धांत। अब सिद्धांत तो हमें पता है कि ये शून्य विक्षेप सिद्धांत पर कार्य करता है। ये लाइन वापस लिख दो चाहे, विभव मापी शून्य विक्षेप, अंग्रेजी में बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन मेथड, शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। वापस लिख दिया हमने। विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से विभव मापी की सहायता से अज्ञात विभवांतर वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए एक ज्ञात विद्युत वाहक बल वाला सेल इसके प्राथमिक परिपथ में संयोजित किया जाता है। प्राथमिक परिपथ में संयोजित किया जाता है। अब होता क्या है
कि हम लोग ये जो 10 मीटर का लंबा वायर हमने लिया है, ये ए और बी पॉइंट पे हमने लगाया है। अब एक सर्किट तो ऐसा लो जिसमें विद्युत वाहक बल पता रहे, और जैसे ही आप विद्युत वाहक बल, ज्ञात विद्युत वाहक बल वाला इस पे लगाओगे सर्किट, तो उसका सारा का सारा विभवांतर इस तार पे फैल जाएगा। अब उसके सामने, इसके सामने वापस एक दूसरा विद्युत वाहक बल वाला सेल लगाओ जिसका हमें पोटेंशियल पता नहीं है, तो इसका जो विद्युत वाहक बल था वो प्लस से माइनस की तरफ, तो सामने वाला भी प्लस से माइनस की तरफ ही लगाओ, ताकि प्रतिकर्षण बल जहां पर जाके उनको बैलेंस करेगा, एक दूसरे को रिपेल करने शुरू करेंगे, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस इनके टर्मिनल, तो उस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शून्य हो जाएगा, मतलब दोनों और विभव का बैलेंसिंग आ जाएगी एक फिक्स पॉइंट पर। देखते हैं किस प्रकार, मैं इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि एक कोई सेल लेते हैं, ए बी पॉइंट को मैंने एक सीधे स्ट्राइट वायर से रिप्रेजेंट कर दिया, आप इसको घुमा के यहां भी ला सकते हो, तो ए और बी इधर आ जाएगा, तो ए से प्लस और बी से माइनस सीधा जोड़ सकते हैं, लेकिन सर्किट आसानी से बन जाए इसलिए मैंने प्राइमरी सर्किट को ऊपर बनाने का सोच लिया। ये प्राथमिक परिपथ कहलाता है। प्राथमिक मतलब जिसमें हम ज्ञात विद्युत वाहक बल वाला सेल जोड़ते हैं। ये जो चिन्ह होता है एरो के साथ, ये रिहोस्टेंट का होता है, धारा नियंत्रक का होता है, धारा नियंत्रक का होता है, और ये है माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह दोनों, ये की है की कुंजी, ये प्राथमिक परिपथ में जुड़ा हुआ सेल है ईपी, जिसका विद्युत वाहक बल है ईपी, हम कहेंगे ये प्राथमिक परिपथ है। ये ए बिंदु जिससे हमने धन टर्मिनल जोड़ा, इसका हाई पोटेंशियल वाला, याद रखें बैटरी में ये दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक टर्मिनल को उच्च विभव वाला टर्मिनल भी बोलते हैं, उच्च विभव का टर्मिनल, और ऋणात्मक टर्मिनल होता है, इसको निम्न विभव वाला टर्मिनल भी बोलते हैं। यहां पर विभव का मान निम्न होता है, इसलिए इसकी डंडी छोटी लिखते हैं, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। अब हमें वो सेल जोड़ना है जिसका विद्युत वाहक बल चाहिए, तो इसका भी प्लस सिरा, जिस सेल का हमें विद्युत वाहक बल चाहिए उसका प्लस सिरा यहां लगाएंगे, माइनस सिरा गैल्वेनोमीटर से होता हुआ, और जॉकी की सहायता से बैलेंसिंग लंबाई ज्ञात करें। जो भी बैलेंसिंग लंबाई आएगी दैट इज L0 कह सकते हो, L कह सकते हो, ये माइनस टर्मिनल, इसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। याद रखो संतुलन लंबाई वही आएगी जितना इसका विद्युत वाहक बल, मान लो ये है मैंने लगाया 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल और इसका है 0.5, तो इस तार पर जिस बिंदु पर 0.5 वोल्टेज है ऊपर वाले सेल का, वहां जाकर इस दोनों पर संतुलन लंबाई आ जाएगी, यानी कि दोनों के विभव जिस पॉइंट पर बराबर आ जाएंगे वहां पर बैलेंसिंग कंडीशन आएगी। अब सावधानी एक ये रखनी है कि प्राथमिक परिपथ में लगा हुआ जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल सदैव ज्यादा रहना चाहिए द्वितीयक परिपथ में लगे हुए सेल से। ये द्वितीयक परिपथ है, द्वितीयक परिपथ, तो द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ सेल का विद्युत वाहक बल कम रहना चाहिए। कम इसलिए रहना चाहिए कि बीच में कहीं संतुलन लंबाई आ जाए। अगर बाय द वे इसके बराबर ये आ जाए तो संतुलन लंबाई तो अंतिम बिंदु पर आ जाएगी, मतलब इसका सारा का सारा विद्युत वाहक बल पूरे तार पे फैला हुआ है, तो लास्ट किनारे पर तो इसका मान लो 2 वोल्टेज था, माना मैंने 2 वोल्टेज, तो अंतिम बिंदु पर 2 वोल्टेज शो करेगा ये। तो सामने वाला सेल भी अगर 2 वोल्टेज का है तो वो संतुलन लंबाई कहां जाके लाएगा, अंतिम बिंदु पर। इसलिए सदैव द्वितीयक विद्युत वाहक बल यानी द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ सेल, जिसको ES सेकेंडरी सेल भी कह सकते हो, ये सेकेंडरी परिपथ में लगा हुआ सेल का विद्युत वाहक बल सदैव प्राथमिक परिपथ से में लगे हुए सेल से कम रखना चाहिए, ताकि संतुलन लंबाई बीच में हमें कहीं प्राप्त हो जाए। अगर बाय द वे भूल से अगर इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा हो गया तो संतुलन लंबाई हमें कहीं प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए इसके पास इतना विद्युत वाहक बल है ही नहीं। तो सदैव याद रखो द्वितीयक परिपथ में लगा हुआ सेल का विद्युत वाहक बल प्राथमिक सेल में लगे हुए सेल से कम रहना चाहिए। दोनों के
हाई टर्मिनल, हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल एक ही जगह होने चाहिए। हाई पोटेंशियल का मतलब धनात्मक सिरे एक ही बिंदु पर होने चाहिए। इसका ऋणात्मक सिरा धारा नियंत्रक से होता हुआ बी बिंदु पर जाना चाहिए और इसका ऋणात्मक सिरा धारा मापी से होता हुआ जो कि जे की सहायता से संतुलन लंबाई ज्ञात करेगा। यह हमारा हो गया परिपथ। अब हम क्या करेंगे कि अविक्षेप की जो स्थिति आएगी ना, अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप की स्थिति में दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल परस्पर बराबर होंगे, परस्पर बराबर होंगे। एक बात तो ये, क्यों बराबर होंगे आपको पता है, दोनों धनात्मक टर्मिनल एक पे जुड़े हैं तो धनात्मक टर्मिनल के कारण भी रिपल्सन लग जाएगा या एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण भी रुक जाएंगे। और सुने कुछ बात, हम ये कह दें कि प्राथमिक सेल से विभव प्रवणता का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई में विभव का मान। विभव प्रवणता का मतलब या प्रति एकांक लंबाई में विभव का मान। मैं ये कह दूं यदि तार की कुल लंबाई कैपिटल एल हो, तार की लंबाई, सारे तार की लंबाई कितनी हो, कैपिटल एल, जो 10 मीटर है एक प्रकार से, तार की लंबाई कैपिटल एल हो, वह प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल, प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल ईपी हो तो इसके नीचे लिख दो, फिर सबसे नीचे विभव प्रवणता जिसको अक्सर हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मान आ जाएगा विभव का मान बटा टोटल लंबाई, x बराबर EP/L, ये लिख दो। इसके बाद हम लिखेंगे अब अपन लिख देंगे कि ये जैसे A और B वाला पॉइंट है तो AB पर कुल विभव पतन हमारे पास कितना है, विभव प्रवणता कितनी आई थी, x बराबर EP/L आई थी। ये एकांक लंबाई में विभव का मान था, वही कह दूंगा। इसलिए द्वितीयक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल यदि इसकी संतुलन लंबाई L हो तो ES का मान, ये ES कह सकते हो या ये C पॉइंट भी कह सकते हो, C पॉइंट पर बैलेंसिंग आ गई, जिसको VAC कह सकते हो। AC का जो मान है वो ES के बराबर आएगा, ये आ जाएगा
x इंटू एल के बराबर। विभव प्रवणता को l से मल्टीप्लाई कर दो। x का मान मेरे पास था EP अपॉन कैपिटल L इंटू एल, दैट इज VAC इज इक्वल टू EP अपॉन L इंटू एल। ये भी बात सही है। अब अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो, इस पूरे तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R डैश हो, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R डैश हो, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, तो ये तीनों श्रेणी में नहीं है क्या? EP का प्रतिरोध R, RH और ये R, इस तार का प्रतिरोध, ये तीनों के तीनों श्रेणी में है। तो कुल प्रतिरोध हो गया स्मॉल r प्लस R डैश प्लस R। इसका भाग में EP में देते ही धारा का मान आ जाएगा। वहीं अगर मैं कहूं इस तार का प्रतिरोध कैपिटल R था, विभवांतर इसके कारण VAC है, तो इसके कारण धारा आ जाएगी VAC बटा R। दोनों बातें सही है। और देखते हैं, चलो हम कहेंगे एकांक लंबाई में प्रतिरोध का मान, एकांक लंबाई में प्रतिरोध RM, M फॉर एवरेज, मीडियम, मीन, जो भी आप लोग बोल सकते हो, दैट इज RM का मान है R अपॉन कैपिटल L, एवं विभवांतर A व B के मध्य अब A और B के मध्य तो EP है, ढंग से देखो तो इस प्राथमिक सेल का ही तो विभव है, तो उसको VAB कह सकते हो, जिसको EP कह सकते हो, दैट इज करंट I इंटू R, वेयर R संपूर्ण तार का प्रतिरोध है। ये बात याद रखो, IR का मान। अब हम लिख देंगे विभव प्रवणता, इसको आपको याद होगा EP बट्टा L बोलते हैं, EP की जगह VAB बट्टा L बोल सकते हैं, VAB का मान क्या है IR बट्टा L बोल सकते हैं। और ये भी याद रखो R बट्टा L को मैंने अभी लिखाया है RM। एक बात तो ये विभव प्रवणता का हमारे पास सूत्र इस प्रकार भी आ सकता है, AB का मतलब A और B के बीच टोटल विभव का मान, तो A और B के बीच टोटल विभव तो प्राथमिक सेल से ही मिल रहा है। बात हो गई यहां पर। दूसरी बात और देखो, अब मैं 2-3 कंसीडरेशन मानूंगा क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है, कई बार एग्जाम्पल आए हुए हैं। मैं ये मान लूं कि यदि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R डैश हो, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R डैश मान लें, माना धारा नियंत्रक का प्रतिरोध R डैश, EP सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, व AB तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो। A से B के बीच में जो टोटल L लंबाई का तार है ना, उसका प्रतिरोध मैंने यहां भी कह दिया, संपूर्ण तार का प्रतिरोध वो कितना लिए R। तब I बराबर क्या होना चाहिए, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध क्या है, ये तीनों श्रेणी क्रम में है। देखो इस सेल का जो भी प्रतिरोध है स्मॉल r, वो धारा नियंत्रक का प्रतिरोध जितना भी है वो R डैश, और इस तार पूरे का प्रतिरोध R, ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है तीनों के तीनों। इसलिए कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, स्मॉल r
प्लस आर डैश प्लस कैपिटल आर। ये आई का मान है बच्चों। किसका मान है? आई का मान है। अब मैं कह दूंगा अतः नई बात यह है विभव प्रवणता x का मान। तो विभव प्रवणता x का मान क्या होता है? विभव प्रवणता x का मान अभी हमने निकाला है I इंटू आर होता है। ये देखो विभव प्रवणता I इंटू आर एम, I इंटू आर एम। आई का मान मेरे पास क्या है? ये पड़ा। इस सूत्र पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि एक धारा नियंत्रक जिसका प्रतिरोध अधिकतम इतना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है और ए बी तार का प्रतिरोध इतना दें और उसमें सेल का विद्युतवाहक बल भी दे दें, तो विभव प्रवणता पूछ ले। दैट इज आर एम। आर एम का मान भी आप सब जानते हो, आर प्लस आर डैश प्लस आर, दैट इज आर अपॉन एल। अगर आपसे पूछ ले ई एस का मान कितना है, तो दैट इज एक्स इंटू एल। ये भी देखो एक्स का मान तो ये पड़ा मेरे पास। अब द्वितीयक सेल का विद्युतवाहक बल ई एस का मान क्या हो जाएगा, या जिसको मैं वी ए सी भी कह सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? वी ए सी, यानी ए और सी के बीच विभव का मान, जो सेकेंडरी सेल द्वारा, सेकेंड परिपथ में लगे हुए सेल द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, वो x इंटू एल हो जाएगा। और x इंटू एल, एक्स का मान ये पड़ा, दैट इज ई पी। पी फॉर प्राइमरी सेल में लगा हुआ आर प्लस आर डैश प्लस आर इंटू आर एल अपॉन कैपिटल एल। यही तो सेकेंडरी सेल का हमारे पास विभव का मान निकलता है। अब ये सब चीजें नॉन है, सारी की सारी चीजें हमें पता है। हमें तो संतुलन लंबाई गैल्वेनोमीटर दे देगा स्मॉल एल का मान, टोटल कैपिटल एल 10 मीटर है ही, कैपिटल एल का मान 10 मीटर। कुल प्रतिरोध हमें दिया हुआ मिलेगा कि इस तार का टोटल प्रतिरोध इतना है, यानी विभव मापी का जो तार है उसका प्रतिरोध जितना भी ओम होगा सारा हमें दिया हुआ मिलेगा। रियोस्टेंट को भी हमें लिमिट मिलती है कि इतने लिमिट का रियोस्टेंट है, 500 किलो ओम का, 500 ओम का, 100 ओम का धारा नियंत्रक। आंतरिक प्रतिरोध भी दिया हुआ, सब मान दिए हुए हैं। तो सेकेंडरी सर्किट में लगे हुए सेल का ईएमएफ विभव मापी की सहायता से आसानी से निकाला जा सकता है। और यह भी देखा जाए कि इस तार का प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, तो किसी का भी तार का प्रतिरोध हमेशा उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल और प्रतिरोधकता रो पर डिपेंड करता है। चलो देखते हैं कि तार आर का प्रतिरोध तार ए। अब अपन कह देंगे कि विभव प्रवणता जो थी हमारे पास, विभव प्रवणता जिसे हमने x कहा था, वो हमारे पास थी I इंटू आर एम के बराबर। और दूसरा भी इसका सूत्र था ई पी अपॉन एल था, या फिर इसका भी एक सूत्र था I इंटू आर अपॉन एल भी था। तो हम x का जो मान है इस r की जगह वैल्यू रख सकते हैं रो एल अपॉन कैपिटल एल। ये मान आ जाएगा स्मॉल एल के लिए। ये कह देंगे ई एस इज इक्वल टू एल इंटू एक्स, दैट इज एक्स का मान आई इंटू आर और आर का मान जो है
वो है R अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l आ जाएगा इसका मान। दूसरा R जो है वो प्रोपोर्शनल टू L होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और रेसिस्टिविटी रो इसका कोफिशिएंट आ जाता है। तो हम कह सकते हैं इस R को देखते हुए ये सारी बात अगर एक साथ लिखें तो आई आर ये अलग आ गया, रो L अपॉन कैपिटल L, ये सूत्र बनता है ES का मान। उसी में अगर मैं x की ही बात करूं तो x में केवल आर आई रो अपॉन L बनता है। तो हम कह देंगे विभव प्रवणता x जो है समानुपाती तो है प्रतिरोध R के, और समानुपाती है रेसिस्टिविटी रो के, समानुपाती है 1 अपॉन L के, और R का भी अगर मान रखें तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन A के। ये कुछ बातें इसमें एक्स्ट्रा ऐड और हो जाती है। अगला अपना जो टॉपिक है विभव मापी की सावधानियां। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए विभव मापी के लिए सावधानियां। विभव मापी की सावधानियां, विभव मापी की सावधानियां, क्या क्या सावधानी हमें चाहिए। नंबर 1, प्राथमिक परिपथ में लगे सेल जिसका हम ईपी बोलते हैं का विद्युतवाहक बल, प्राथमिक सेल में लगे, प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युतवाहक बल सदैव द्वितीयक परिपथ में लगे सेल से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दोनों सेलों के उच्च विभव वाले टर्मिनल यानी कि धनात्मक सिरे, धनात्मक टर्मिनल, उच्च विभव वाले टर्मिनल यानी धनात्मक टर्मिनल एक ही बिंदु से जुड़े होने चाहिए। ये देखना जरूरी है, कई बार ऐसे नहीं कि दूसरे सेल वाला नेगेटिव वहां जोड़ दो। तीसरी बात, संतुलन लंबाई सदैव, तीसरी बात संतुलन लंबाई, ये जरूरी है बेटा, संतुलन लंबाई सदैव उच्च विभव वाले सिरे से ली जानी चाहिए, उच्च विभव वाले सिरे से ली जानी चाहिए। यानी कि जो सर्किट हम मेजर कर रहे थे, जहां हमने प्लस टर्मिनल जोड़े थे दोनों के, इधर गैल्वेनोमीटर से बैलेंसिंग लेंथ, तो बैलेंसिंग लेंथ हमेशा इसी ए टर्मिनल से यानी ए सिरे से ही जुड़नी चाहिए, क्योंकि इस ए पॉइंट पर दोनों का हमने कौन सा टर्मिनल जोड़ा है, हाई पोटेंशियल वाला, धनात्मक सिरे दोनों सेलों के हमने ए बिंदु पर जोड़ा है। तो संतुलन लंबाई हमेशा इस ए सिरे से या ए बिंदु से ही होनी चाहिए। चौथी बात इसकी जो है वो है विभव मापी तार सर्वत्र एक समान होना चाहिए, यानी कि तार की मोटाई है वो एक जैसी रहनी चाहिए, कहीं पर ऐंठन नहीं रहे, पूरा एकदम इक्वेटोरियल जैसे इसमें है, कहीं पर भी इसमें कोई गांठ वगैरह कुछ नहीं है, ऐंठन नहीं है कहीं पर भी, वायर एक जैसा। इसका मतलब इसके प्रत्येक तार के या प्रत्येक तार और प्रत्येक लंबाई पर
विभव का मान एक जैसा रहे, इसलिए जरूरी है तार एक जैसा रहे। ये कुछ सावधानियां हैं। मेन सावधानी इसकी ये है दोनों कि प्राथमिक सेल में जो हम सेल लगाते हैं ईपी जिसको हम कह रहे हैं, ये हमेशा ग्रेटर देन रहना चाहिए ईएस है, वो भी ग्रेटर देन काफी ज्यादा रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए मैंने पहले भी चर्चा कर ली। अगर द्वितीयक सेल वाले का विभव ज्यादा है तो संतुलन लंबाई हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तार में तो जैसे मान लो मैंने प्राथमिक सेल से 2 वोल्टेज दिया तो इस पूरे तार पर 2 ही वोल्टेज है। अगर आपने द्वितीयक सेल में 3 वोल्टेज का अगर सेल ले लिया तो इस तार में तो टोटल ही 2 वोल्टेज मान है, तो 3 वोल्टेज को बैलेंस करेगा ही कहां पर। इसलिए संतुलन लंबाई ज्ञात करने के लिए जरूरी है द्वितीयक सेल में लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल प्राथमिक सेल से सदैव कम रहे। अगला जो टॉपिक है वो है विभव मापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखते हैं कैसा है, ये डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट इसकी। तो अब अपना टॉपिक है विभव मापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी के मानकीकरण का मीनिंग है कि कोई विभव मापी कितना एग्जैक्ट रीडिंग देता है, कितना यथार्थ मान देता है, वो उसका स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। जैसे हम किसी एपरेटस की 2 एपरेटस की कल्पना करें तो एक एपरेटस थोड़ा कम वैल्यू देता है, एक थोड़ा अच्छा रीडिंग देता है। तो जो रीडिंग अच्छी देता है, जो एक्यूरेट रीडिंग यानी जो ज़्यादा एग्जैक्ट की ओर है, वो उसका स्टैंडर्डाइजेशन उतना ही ज़्यादा है। तो ऐसी ही परिभाषा हो गई कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विभव मापी यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया हो तो हम कहेंगे उसको मानकीकरण। तो विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की, ध्यान से सुनो भाई, विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन 1 नंबर में सीधी सीधी आती है, डिफाइन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा इसी के अंदर आ जाएगी, परिभाषा या उसका स्टैंडर्ड किस प्रकार डिटरमाइन करें वो प्रोसेस। तो विभव मापी का मानकीकरण ज्ञात करने के लिए एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के मानक सेल को, अब ये बात समझनी हमें मानक सेल क्या होता है। विभव मापी का मानकीकरण ज्ञात करने के लिए एक ज्ञात विद्युत वाहक बल के मानक सेल को द्वितीयक परिपथ में लगाते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी सर्किट के अंदर स्टैंडर्ड एक सेल को लगाते हैं। अब स्टैंडर्ड सेल कैसा होता है इसकी डेफिनेशन देखो, आपसे पूछ ले कि मानक सेल किसे कहते हैं, तो ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक परिपथ में नियत रहे। आप एक सेल को सर्किट में लगा के छोड़ दो तो लॉन्ग टाइम तक उसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहे, तो उसको हम कहेंगे मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक परिपथ में नियत रहे मानक सेल कहलाता है, तथा शुद्धता से ज्ञात भी किया जा सके, उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट हम डिटरमाइन भी कर सके पोटेंशियोमीटर से, वो स्टैंडर्ड सेल कहलाता है। अब हम कहते हैं सर मानक सेल कौन कौन से हैं हमारी लैब में, तो हम जनरली 20 डिग्री तापमान पर, मानक सेलों में सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर कैडमियम व डेनियल सेल, दोनों सेल देखना, कैडमियम व डेनियल सेल लेते हैं। इनका विद्युत वाहक बल कितने डिग्री तापमान पर, 20 डिग्री पर। इनका विद्युत वाहक बल कैडमियम का तो है 1.0186 व डेनियल सेल का है 1.08 वोल्ट। याद रखें ये स्टैंडर्ड चीज है, फिक्स मान है इनके 20 डिग्री टेम्परेचर पर। फिर सुने, मानक सेलों में सामान्यतः 20 डिग्री तापमान पर कैडमियम व डेनियल सेल लेते हैं। इनका विद्युत वाहक बल 1.0186 वोल्ट व 1.08 वोल्ट होता है। अब अगर हम कहें कि मानक सेल से यदि संतुलन लंबाई L0 ली जाए, या L0 आती हो या प्राप्त होती हो, ली जाए की जगह लिख दो प्राप्त हो, वह इसका विद्युत वाहक बल ES मान लें,
तो विभव की प्रवणता x बराबर ES/L0 होगी। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभव मापी का मानकीकरण। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।